वैदिक काल लगभग 1500 बीसीई से 500 बीसीई तक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में एक विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, जिसने भारत के बाद के इतिहास और परंपराओं की नींव रखी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वैदिक काल एक जैसा नहीं था। इसे मोटे तौर पर दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 बीसीई और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 500 बीसीई तक। इनमें से प्रत्येक काल की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं, जो सामाजिक विकास और सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाती हैं। प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासित इंडो आर्यन जनजातियों के जीवन की एक झलक पेश करता है। ये जनजातियां मुख्य रूप से पशुपालक थीं, जो जीविका के लिए पशुपालन और सीमित कृषि पर निर्भर थीं। उनकी सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत समतावादी थी, जिसमें जन्म के बजाय व्यवसाय पर आधारित एक प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था थी। परिवार उनके जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था, जिसमें पितृसत्तात्मक संरचनाएं घरों को नियंत्रित करती थीं। ऋग्वेद इस काल के लिए जानकारी का प्राथमिक स्रोत उनके सामाजिक संगठन, धार्मिक विश्वासों और आर्थिक गतिविधियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राजनीतिक रूप से प्रारंभिक वैदिक काल में छोटी जनजातीय इकाइयों की विशेषता थी, जिनका नेतृत्व राजा या मुखिया करते थे, जिन्हें राजा कहा जाता था। इन राजाओं का चुनाव उनकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर किया जाता था। सभा और समिति जैसी सभाओं ने निर्णय लेने में भूमिका निभाई, जो कुछ हद तक सहभागी शासन का संकेत देती है। युद्ध मुख्य रूप से मवेशियों की छापेमारी और जनजातियों के बीच क्षेत्रीय विवाद थे। केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा का अभी विकास होना बाकी था। ध्यान जनजाति के भीतर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और बाहरी खतरों से अपने क्षेत्र की रक्षा करने पर था। प्रारंभिक वैदिक लोगों की धार्मिक मान्यताएं प्रकृति पूजा के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। उन्होंने इंद्र, गरज और बारिश के देवता, अग्नि, अग्नि के देवता और सूर्य, सूर्य देवता जैसी प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न देवताओं का आह्वान किया। इन देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भजन और मंत्रों के साथ अनुष्ठानिक बलिदान किए जाते थे। ऋग्वेद में इन देवताओं को समर्पित कई भजन हैं, जो उनकी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा अब भी प्रमुख नहीं थी। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने और उसकी उदारता प्राप्त करने पर जोर दिया गया था। प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन और सीमित कृषि पर आधारित थी। मवेशियों को धन और प्रतिष्ठा का मापक माना जाता था। भूमि का स्वामित्व सांप्रदायिक था, जिसमें जनजातियां चरागाह भूमि और कृषि क्षेत्र साझा करती थीं। व्यापार सीमित था, जिसमें मुख्य रूप से वस्तुओं का वस्तु विनिमय शामिल था। इस काल के अंत में धातु, विशेष रूप से तांबे और कांसे की खोज से नए औजारों और हथियारों का विकास हुआ, जिसका आर्थिक गतिविधियों और युद्ध दोनों पर प्रभाव पड़ा। उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। मुख्य रूप से देहाती जीवन शैली से अधिक बसे हुए कृषि जीवन शैली में बदलाव ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। लोहे की तकनीक के विकास ने कृषि में क्रांति ला दी, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और बसे हुए समुदायों का विकास हुआ। इस परिवर्तन का सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक संगठन और धार्मिक विश्वासों पर गहरा प्रभाव पड़ा। राज्यों और बड़ी राजनीतिक इकाइयों के उदय ने प्रारंभिक वैदिक काल की छोटी जनजातीय इकाइयों का स्थान ले लिया। वर्ण व्यवस्था, जो पहले के काल में अपेक्षाकृत तरल थी, अधिक कठोर और पदानुक्रमित हो गई। जी की ये फिर 4 वर्ण, ये सब जार, बामकारे, ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और किसान, और शूद्र, मजदूर,
वंशानुगत व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के साथ अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गए। इस काल में अस्पृश्यता की अवधारणा का उदय भी हुआ, जिससे सामाजिक स्तरीकरण और मजबूत हुआ। समाज की बढ़ती जटिलता के लिए एक अधिक संरचित सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता थी, जो विकसित हो रही वर्ण व्यवस्था ने प्रदान की। धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जबकि पुराने वैदिक देवताओं का सम्मान जारी रहा, नए देवताओं और दार्शनिक अवधारणाओं का उदय हुआ। परम वास्तविकता, ब्रह्म की अवधारणा प्रमुखता से उभरी, जिससे उपनिषदिक दर्शन का विकास हुआ। अनुष्ठानिक बलिदानों से आत्मनिरीक्षण और दार्शनिक जांच पर जोर दिया गया। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष या मुक्ति की अवधारणाएं धार्मिक विचार का केंद्र बन गई। इस काल में प्रारंभिक वैदिक काल की बाहरी प्रकृति आधारित पूजा से स्वयं और ब्रह्मांड के अधिक आंतरिक दार्शनिक अन्वेषण में बदलाव देखा गया। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास और विशिष्ट शिल्पों के उदय की विशेषता थी। लोहे के औजारों और बेहतर कृषि तकनीकों से उत्पादकता में वृद्धि हुई। नए व्यापार मार्गों के विकास और सिक्कों के उपयोग के साथ व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। शहरी केंद्रों के उदय और एक व्यापारी वर्ग के उदय ने आर्थिक विकास में और योगदान दिया। उत्तर वैदिक काल ने बाद की शताब्दियों में एक जटिल कृषि अर्थव्यवस्था के विकास और शक्तिशाली राज्यों के उदय की नींव रखी। भाग 4, वैदिक साहित्य, ज्ञान का खजाना। वैदिक साहित्य भजन, प्रार्थना, अनुष्ठान, दार्शनिक ग्रंथों और कानूनी ग्रंथों का एक विशाल संग्रह वैदिक काल के धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इस साहित्य का मूल है। प्रत्येक वेद एक अलग उद्देश्य को पूरा करता है और उस समय के विकसित होते धार्मिक और दार्शनिक विचार को दर्शाता है। ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, में विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन है और प्रारंभिक वैदिक समाज की झलक मिलती है। सामवेद में ऋग्वेद से व्युत्पन्न राग और मंत्र शामिल हैं, जिनका उपयोग अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता है। यजुर्वेद में गद्य मंत्र और बलि संस्कारों के सूत्र हैं, जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड के बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं। अथर्ववेद, नवीनतम वेद, में मंत्र, आकर्षण और मंत्र हैं, जो रोजमर्रा के जीवन की चिंताओं और जादू टोने में विश्वास को दर्शाते हैं। ये 4 वेद धार्मिक विश्वासों, सामाजिक प्रथाओं और दार्शनिक विचारों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करते हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार दिया। वे वैदिक लोगों के मन और उनके आसपास की दुनिया के बारे में, उनकी समझ के बारे में जानकारी देते हैं। 4 वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। ब्राह्मण गद्य ग्रंथ हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों के अर्थ और महत्व की व्याख्या करते हैं। वे यज्ञ करने के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं और वैदिक भजनों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आरण्यक, जिन्हें वन पुस्तकें भी कहा जाता है, दार्शनिक ग्रंथ हैं जो वेदों के गहरे अर्थ का पता लगाते हैं और उपनिषदों के लिए नींव रखते हैं। वे कर्मकांड से आत्मनिरीक्षण और दार्शनिक जांच की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, दार्शनिक ग्रंथ हैं जो वास्तविकता, स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति का पता लगाते हैं। वे ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष की अवधारणाओं का परिचय देते हैं, जो हिंदू दर्शन का मूल है। उपनिषद धार्मिक विचार में एक गहन बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाहरी अनुष्ठानों पर आंतरिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर जोर देते हैं। वे वैदिक विचार की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं और हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूलों के विकास की नींव रखते हैं। एक है। भाग 5, वैदिक काल में सामाजिक संरचना। वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में अपेक्षाकृत समतावादी समाज से उत्तर वैदिक काल में अधिक पदानुक्रमित समाज में परिवर्तन होते हुए सामाजिक संरचनाओं का
क्रमिक विकास हुआ। प्रारंभ में सामाजिक भेद मुख्य रूप से व्यवसाय पर आधारित थे, समूहों के बीच सीमित भेदभाव के साथ। हालांकि समय के साथ वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ और मजबूत हुआ, जिससे समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था तेजी से कठोर होती गई। वंशानुगत व्यवसाय और सामाजिक स्थिति आदर्श बन गई। धार्मिक अनुष्ठान करने और पवित्र ज्ञान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ब्राह्मण सामाजिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर थे। उनके ज्ञान और आध्यात्मिक अधिकार के लिए उनका सम्मान किया जाता था। क्षत्रिय योद्धा वर्ग समुदाय की रक्षा करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। उनकी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए उन्हें महत्व दिया जाता था। व्यापारियों, किसानों और कारीगरों वाले वैश्यों ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाई। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार थे। सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर काबिज शूद्र शारीरिक श्रम करते थे और अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। वे अक्सर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के अधीन थे। उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता की अवधारणा का उदय भी हुआ, जिससे समाज के भीतर कुछ समूह और हाशिए पर चले गए। इस कठोर सामाजिक पदानुक्रम का व्यक्तियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे संसाधनों, अवसरों और सामाजिक गतिशीलता तक उनकी पहुंच निर्धारित हुई। परिवार वैदिक समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था, जिसमें पितृसत्तात्मक संरचनाएं घरों को नियंत्रित करती थी। परिवार के भीतर पिता या सबसे बड़े पुरुष सदस्य के पास अधिकार होता था। महिलाओं को, जबकि प्रारंभिक वैदिक काल में कुछ हद तक सम्मान और स्वायत्तता प्राप्त थी, बाद के काल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह अधिक प्रचलित हो गया और महिलाओं की भूमिकाएं मोटे तौर पर घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित थी। वैदिक काल की सामाजिक संरचना समय के साथ विकसित होते हुए जटिल जाति व्यवस्था की नींव रखी, जो आने वाली सदियों तक भारतीय समाज की विशेषता बनी रहेगी। भाग 6 है वैदिक युग के दौरान राजनीतिक संगठन। वैदिक काल का राजनीतिक संगठन प्रारंभिक चरण में छोटी जनजातीय इकाइयों से बाद के चरण में बड़े राज्यों और साम्राज्यों में विकसित हुआ। प्रारंभ में जनजातियों का नेतृत्व राजा या मुखिया करते थे, जिन्हें राजा कहा जाता था, जिन्हें उनकी क्षमता और कौशल के आधार पर चुना जाता था। सभा और समिति जैसी सभाओं ने निर्णय लेने में भूमिका निभाई, जो कुछ हद तक सहभागी शासन का संकेत देती है। युद्ध मुख्य रूप से जनजातियों के बीच मवेशियों की छापेमारी और क्षेत्रीय विवादों तक सीमित था। एक केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा का अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में बसी हुई कृषि और शहरी केंद्र उभरे, राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। बड़े राज्य और साम्राज्य बनने लगे। राजा अपनी शक्ति को मजबूत करते गए और अपने क्षेत्रों का विस्तार करते गए। राजशाही की अवधारणा और अधिक स्थापित हो गई। राजाओं ने अधिक अधिकार ग्रहण कर लिया और वंशानुगत उत्तराधिकार आदर्श बन गए। राज्य के मामलों का प्रबंधन करने के लिए शाही दरबार और प्रशासनिक ढांचे विकसित हुए। राजा को पुरोहित और सेनानी सहित सलाहकारों और अधिकारियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पुरोहित ने धार्मिक और राजनीतिक मामलों पर राजा को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेनानी ने सेना का नेतृत्व किया और बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा की। राजस्व प्रणाली, न्यायिक प्रणाली और कानून संहिताओं के विकास के साथ प्रशासन अधिक जटिल हो गया। उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल और विदेह जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य आंतरिक संघर्षों और बाहरी युद्धों दोनों में लगे रहे, जिससे सत्ता का समेकन हुआ और क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार हुआ। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन ने बाद के ऐतिहासिक काल में बड़े साम्राज्यों और जटिल राजनीतिक प्रणालियों के विकास की नींव रखी। भाग 7 धार्मिक जीवन और प्रथाएं।
वैदिक काल में धार्मिक जीवन अनुष्ठानों, बलिदानों और दार्शनिक पूछताछ के जटिल अंतःक्रिया की विशेषता थी। प्रारंभिक वैदिक काल में प्रकृति पूजा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें इंद्र, अग्नि और सूर्य जैसे देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए ऋग्वेद के भजनों और मंत्रों के साथ अनुष्ठानिक बलिदान किए जाते थे। अग्नि ने इन अनुष्ठानों में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। उत्तर वैदिक काल में अधिक अमर और दार्शनिक अवधारणाओं की ओर बदलाव देखा गया। परम वास्तविकता, ब्रह्म की अवधारणा प्रमुखता से उभरी। जिससे उपनिषदिक दर्शन का विकास हुआ। बाहरी अनुष्ठानों से आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया गया। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं धार्मिक विचार का केंद्र बन गईं। उपनिषदों ने व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा, ब्रह्म के बीच संबंधों का अन्वेषण किया। सभी अस्तित्व की एकता पर जोर दिया। वैदिक लोग देवताओं का आह्वान करने और घटनाओं के क्रम को प्रभावित करने के लिए मंत्रों और मंत्रों की शक्ति में विश्वास करते थे। ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग ने अनुष्ठान करने और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के भीतर उनका एक अधिकार और सम्मान का स्थान था। उत्तर वैदिक काल में नए धार्मिक आंदोलनों और तपस्वी परंपराओं का उदय भी हुआ, जो स्थापित कर्मकांडी प्रथाओं को चुनौती देते थे और व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज पर जोर देते थे। वैदिक धर्म अनुष्ठानों, मान्यताओं और दार्शनिक पूछताछ की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ हिंदू धर्म के विकास की नींव रखी। वैदिक काल की अवधारणाएं और प्रथाएं आज भी भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रभावित करती हैं। वैदिक भजन और दार्शनिक ग्रंथ धार्मिक विचार के विकास और जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।